एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 72nd वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग हाई कोर्ट के कुछ टॉपिक, कुछ एमसीक्यूज प्लस विधानसभा विधान परिषद के कुछ एमसीक्यूज और ऐसे ही कुछ मिक्स्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ का एक एक एमसीक्यूज आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। बाकी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो सीरीज दिया जाता है उसको आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के विजिट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे उसका लिंक है। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि देश के 21 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिला कि अब ये चीज आपको पता हो चुका है कि देश में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो 21 उच्च न्यायालय है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि कितने उच्च न्यायालय, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आंसर दिया गया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी है जो 21 न्यायालय में नियुक्त है न्यायाधीश, ठीक है, उन सबको मिला करके। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 456, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 451 इसलिए आपके ऑप्शन में मेंशन किया गया हुआ है कि जो एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं उसका राइट आंसर जब देखा गया तो 451 दिया गया था, लेकिन अगर आप संख्या को काउंट कीजिएगा तो वो 456 ही है। तो अगर आपके ऑप्शन में 456 मिलता है तो आप 456 को टिक कीजिए, अगर 451 मिलता है तो 451 को भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम उसी के आंसर के हिसाब से आपको ऑप्शन देते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो 456 होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में 451 है तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी दोनों ऑप्शन आपको पुट नहीं करके दिए जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो खाली होती है, तो इसलिए जो है वो प्रॉपर काउंट नहीं हो पाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसका राइट आंसर आपका गौ हो जाएगा 451। अगर ऑप्शन में 456 है तो आप वो भी दे सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सबसे कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, और दूसरा किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, ठीक है। या फिर खंडपीठ से रिलेटेड भी आता है, तो खंडपीठ वाला बात मैंने आपको बताया था वो गुवाहाटी में है, सबसे ज्यादा खंडपीठ अगर है तो वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। अब जो है वो आपका यहाँ पे आया हो कि सबसे कम संख्या किसकी है, ठीक है। सबसे कम जो है न्यायाधीशों की संख्या किस उच्च न्यायालय में है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय, ठीक है। सिक्किम का जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। होमवर्क में आपको मिलता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इस चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं आपको पता ही है कि यहाँ पे सब्सक्राइबर हाइड नहीं है, आपको सब्सक्राइबर डे टू डे दिखेंगे जो भी हमसे अनअकैडमी पे जुड़े हुए थे या फिर और दूसरे साइट से हमसे पढ़ाई करते हैं या फिर हमसे जुड़े हुए हैं, वो अब इस चैनल को विजिट करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हम प्रॉपर वीडियो इसी चैनल पे डालते हैं, तो वो यहाँ पे मिले हुए हैं। अब यहाँ आपका आया हुआ है कि सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग की प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। एक बहुत टर्म वाली बात आपको यहाँ पे पता चली। यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करने के लिए छोटे छोटे बातों पे हम लोगों को ध्यान देना होता है, और छोटी छोटी बातें जो है कि निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये आपका, निर्वाचन आयुक्त उनको बोला जाता है। तो अब यहाँ पे आया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस टाइप का आंसर अगर आपको आ रहा है कि प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि वो तो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो सेलेक्टेड होते हैं, मेंबर नहीं है, वो सेलेक्ट किए जाते हैं। तो किसके थ्रू किए जाते हैं, तो वो राष्ट्रपति के थ्रू किए जाते हैं। जब भी किया जाएगा ऐसा काम, अगर वो राज्य से होगा तो राज्यपाल करेंगे, अगर सेंटर से होगा तो वो आपके जो है वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग निम्न में से किस निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो आप 18+ अगर होंगे और आप वोट गिराने के लिए जाते होंगे तो आपको एक पर्ची दिया जाता होगा, एक पैम्पलेट छपा हुआ होता है,
वहां पे आपका नाम होता है, आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है, आपकी सारी डिटेल वहां पर होती है। आप उसको लेकर के जब भी बूथ पे जाते हैं तभी आप वोट गिरा सकते हैं वहां पे, अदरवाइज आप वहीं से वो पर्ची लेकर के वोट गिरा सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो कौन करता है, ठीक है, ठीक है। अगर वो ये काम करता भी होगा तो वो किस किस चुनाव में ये काम करता होगा, ठीक है। अगर निर्वाचन, ये तो पता है कि निर्वाचन आयोग ही काम करती है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो किस किस चुनाव में ये काम करती है, तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में ये काम करती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में करती है, लोकसभा के चुनाव में करती है, या सभी के? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ, सभी। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य होता है वो ये आपका जो होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन के कुछ समय पहले, और वहां पे जो पावर होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं डायरेक्ट, तो वो उसको हैंडल करती है। लेकिन खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन का पावर खत्म होता है, फिर जनरल वो गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, तो इसलिए वहां पे निर्वाचन आयोग का जो पावर होता है वो कम दिखाई देने लगता है। क्योंकि आपका निर्वाचन के बाद उनके पावर जो होते हैं वो जैसे ही आपका आचार संहिता खत्म होता है उनके पावर में कमी आने लगती है, अब कमी आ ही जाती है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है वहां पे उनका पावर थोड़ा कम होता है। अदरवाइज इलेक्शन जब चालू होते हैं, आचार संहिता लागू होती है, तो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का सारा कार्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। वो सारा काम चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव में हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा में, सब में निर्वाचन आयोग ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा सुकुमार सेन। और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको डायरेक्ट रटना है हमें, इसमें कोई लॉजिकल टर्म नहीं है जिसको आपको याद करना है या फिर अदर थिंग्स। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः कुल कितने स्थान आरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका 78 और 40 हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति के लिए 78 सीट वहां पे रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीट रिजर्व है, ठीक है। बाकी अगर फिर से सेंसस होता है, फिर से जनगणना होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो आपका क्या होगा कि सीट को बढ़ाया जाएगा या फिर घटाया जाएगा, ये जनगणना के हिसाब पे 2021 के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट में लोकसभा में 78 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 40 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के विधानसभाओं में कुल 3997 स्थानों पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला कि जितने भी राज्य में विधानसभाएं हैं उसका कुल संख्या कितना है, तो 3997 है। अब उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने सीट रिजर्व है ये पूछा जा रहा है। तो अनुसूचित जाति के लिए इसमें आपका 557 और जनजाति के लिए 303 सीट रिजर्व हो चुका है यहाँ पे। जो भी 3997 पूरे जो विधानसभाएं हैं उसके सीट है उसमें से 557 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और 303 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन अनुसूचित जाति होगा, कौन अनुसूचित जनजाति नहीं होगा या फिर होगा, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, इसको परिभाषित नहीं किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका शेड्यूल 5 और 6 से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो अगर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र उसको घोषित करना होता है तो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति उसको घोषित करते हैं। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुसार निम्न में से किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति कल्याण व के एक प्रभारी को होना आवश्यक होता है? तो जो भी राज्य होंगे जहाँ पे अनुसूचित जनजाति होंगे उनके कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होना आवश्यक होता है। तो जिस जिस राज्य में ये अनुसूचित जनजातियां होगी ये वहीं पर होगा। और ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये इस सारे ऑप्शन में अनुसूचित जनजातियां हैं, सारे राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति है, बिहार में भी और उड़ीसा में है, इसलिए यहाँ पर उनके कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री होगा जो अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए ही बना हुआ होगा। तो ये सारे राज्य में ये है, तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग 900 अप्रोक्सीमेट 900 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देखिए। एसेज रिपोर्ट राइटिंग के सीरीज को भी देखिए आप, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और स्टडी स्प्रिंग का जो फैमिली है वो डे टू डे ग्रो कर रहा है केवल आपके हेल्प से। तो मैं चाहूँगा कि आप जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प से ही इस फैमिली को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।